हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्रम में मैं आप लोगों को यूनिट 5th पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 5th से ही हेराल्ड जोसेफ लास्की के बारे में बताने जा रहा हूं। हेराल्ड जोसेफ लास्की। तो आइए चलते हैं हेराल्ड जोसेफ लास्की की तरफ। पहले हेराल्ड जोसेफ लास्की के थोड़ा सा परिचय के बारे में जान लेते हैं कि हेराल्ड जोसेफ लास्की कौन था। हेराल्ड जोसेफ लास्की का जन्म 30 जून 1893 को मैनचेस्टर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम नेथन लास्की था, जो कपास का एक व्यवसायी था। माता का नाम सारा लास्की था। माता का नाम क्या था? सारा लास्की था। जैसा कि नेथन लास्की, जो हेराल्ड जोसेफ लास्की के पिता थे, अपने पुत्र की प्रतिभा को जानते हुए वह अपने पुत्र को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, क्योंकि लास्की बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत ओजस्वी बालक था और वह बहुत बुद्धिमान बालक था। तो पढ़ने लिखने में उसकी काफ़ी रुचि होती है। तो नेथन लास्की अपने पुत्र को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में होती है। मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में होती है और उसके पश्चात यह यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में पढ़ने के लिए चला जाता है। फिर 1914 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यह स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेता है। 1914 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यह स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेता है। उसी समय 1911 में यह यूजीनिक्स की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में गया था और लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में फ्रीडा कैरी जो थी वह यूजीनिक्स की प्राध्यापक थी। यूजीनिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, रूप रंग से संबंधित अध्ययन या सौंदर्य शास्त्र उसको कहते हैं। तो यूजीनिक्स की प्राध्यापक थी। तो फ्रीडा कैरी से इसका प्रेम विवाह हो जाता है 1911 में। यह 1911 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में यह पढ़ने के लिए जाता है, यूजीनिक्स की पढ़ाई करता है। कुछ दिनों तक वह यूजीनिक्स की पढ़ाई करता है। यूजीनिक्स की पढ़ाई करने के दौरान इसका फ्रीडा कैरी से विवाह हो जाता है, जो 8 वर्ष बड़ी होती हैं। 8 वर्ष बड़ी होती हैं। तो इस तरह से फ्रीडा कैरी जो थी वह एक ईसाई महिला थी, लेकिन लास्की जो था वह यहूदी परिवार से संबद्ध था। माता पिता नहीं चाहते थे कि उसके माता पिता यह नहीं चाहते थे कि लास्की फ्रीडा कैरी से विवाह करे, एक ईसाई महिला से विवाह करे। उसके माता पिता ये चाहते थे कि जो फ्रीडा कैरी हैं वह यहूदी धर्म अपना लें, लेकिन फ्रीडा कैरी ने यहूदी धर्म अपनाने से मना कर दिया। उनको स्वीकार नहीं हुआ कि वह यहूदी धर्म अपनाएं। परिणाम यह होता है कि लास्की के माता पिता नाराज हो जाते हैं और उसको खर्च देना बंद कर देते हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए उसको खर्च देना बंद कर देते हैं। और इस तरह से लास्की जो होता है वह एक आर्थिक संकट में गुजर रहा होता है। लास्की अपने पत्नी फ्रीडा कैरी से बहुत ही कोशिश करता है कि वह ईसाई धर्म अपना ले। तो जब लास्की संकट के दौर से गुजर रहा होता है तो फ्रीडा कैरी भी यहूदी धर्म अपनाने के लिए बाध्य हो जाती हैं। और इस तरह से फ्रीडा कैरी जब यहूदी धर्म अपना लेती हैं तो माता पिता इसको अपना लेते हैं। हेराल्ड जोसेफ लास्की को माता पिता अपना लेते हैं और फिर इनका जीवन सामान्य हो जाता है। और उसके पश्चात जब यह 1914 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक कर लेता है तो फिर इसको कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में मैकगिल विश्वविद्यालय में यह इतिहास का प्राध्यापक हो जाता है। विश्वविद्यालय में यह इतिहास का प्राध्यापक हो जाता है और यह मैकगिल विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने लगता है। उसके पश्चात 1916 में यह अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल में जाता है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यह प्राध्यापक नियुक्त हो जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यह प्राध्यापक नियुक्त हो जाता है 1916 में।
तो 1916 में जब लास्की हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हो जाता है तो वहाँ वह अध्यापन करने लगता है। इसके अलावा वह येल विश्वविद्यालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देना भी प्रारंभ कर देता है। जैसे कि 1919 और 20 में यह येल विश्वविद्यालय में जाता है। 1919 और 1920 के दौरान यह येल यूनिवर्सिटी में जाता है, येल विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है, वहाँ भी अध्यापन कार्य करता है। 1920 में पुनः यह लंदन लौट आता है, लंदन वापस आ जाता है, लंदन वापस आ जाता है। और जब लंदन वापस आ जाता है तो यह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्याता हो जाता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यह व्याख्याता हो जाता है। और फिर कुछ वर्ष के पश्चात ग्राहम वलास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रानी शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं। जब ग्राहम वलास रिटायर हो जाते हैं तो ग्राहम वलास की जगह लास्की को वहाँ रानी शास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त किया जाता है। इस तरह से 1920 से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लास्की रानी शास्त्र का प्रोफेसर हो जाता है और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह वहीं पर रहता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही रहता है। यानी 1920 में उसकी नियुक्ति होती है और 1950 तक लगभग 30 वर्षों तक लास्की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रानी शास्त्र का प्रोफेसर रहता है अपने जीवन के अंतिम समय तक। लेकिन लास्की की 24 मार्च 1950 को मृत्यु हो जाती है, 56 वर्ष की अवस्था में, अर्थात अल्पायु में ही लास्की की मृत्यु हो जाती है। लास्की अपने जीवन के दौरान विभिन्न किताबें लिखीं, विभिन्न रचनाएं लिखीं और उसकी जो रचनाएं थीं वह पूरे विश्व में फेमस होने लगी थीं। आइए, लास्की तो वैसे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन आइए मैं आपको कुछ रचनाओं से अवगत करा रहा हूं जो उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसकी पहली रचना है स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी, 1917 में लिखी है। यह 1917 में लिखी गई है, स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी। दूसरी रचना है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, यह 1918 में लिखी गई है। नेक्स्ट रचना है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, यह 1918 में लिखी गई है। कार्ल मार्क्स उसने 1921 में लिखी। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यह 1925 में लिखी है। कम्युनिज्म 1927 में लिखी है। द डेंजर्स ऑफ ओबीडियंस, यह 1933 में लिखी है। और डेमोक्रेसी इन क्राइसिस 1933 में लिखी गई है। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यह 1934 में प्रकाशित होती है। और द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, यह 1940 में प्रकाशित होती है। द डिलेमा ऑफ आवर टाइम्स, यह 1968 में प्रकाशित होती है। यह लास्की की अंतिम कृति है और यह उसके मरने के पश्चात प्रकाशित होती है। तो जो लास्की की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वह स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी, इसमें उसने संप्रभुता संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। और अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, इसमें राज्य संबंधी धारणाओं का वर्णन किया है। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, इसमें उसने स्वतंत्रता के संबंध में, आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता के संबंध में वर्णन किया है। और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें राजनीति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। कम्युनिज्म, इसमें साम्यवादी धारणा का प्रतिपादन किया है। और डेंजर ऑफ ओबीडियंस, इसमें अधिकारों के संबंध में वर्णन किया है। इसी तरह से विभिन्न पुस्तकों में उसने विभिन्न धारणाओं का वर्णन किया है। लास्की ने अपने विचारों में जो तत्कालीन धारणाएं होती हैं, तत्कालीन धारणाओं का खंडन करता है और तत्कालीन धारणाओं का खंडन करने के पश्चात वह अपनी धारणा प्रस्तुत करता है। तो आइए देखते हैं लास्की के राजनीतिक विचार, उसने विभिन्न विषयों पर क्या क्या विचार दिए हैं। पहला टॉपिक है राज्य और संप्रभुता संबंधी विचार। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, राज्य एवं संप्रभुता संबंधी विचार। लास्की ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण विशद रूप से यानी व्यापक रूप से अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, द स्टेट इन द थियरी एंड प्रैक्टिस में दिया है। इसी में उसके
विस्तृत रूप से विचार मिलते हैं। इस ग्रंथ में रास्की ने राज्य की विवादात्मक समस्याओं पर तर्कपूर्ण चिंतन किया है और तत्कालीन समाज में व्याप्त या तत्कालीन राजनीतिक जगत में व्याप्त विभिन्न सिद्धांत जो थे, जैसे कि सामाजिक संगठन, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति, सभ्यता, संघात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रीयता, आर्थिक संवाद, न्याय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इत्यादि विचारों का उसने तीव्र रूप से खंडन किया है, जो तत्कालीन समाज में व्याप्त थे, तत्कालीन राजनीतिक विचारों में व्याप्त थे, विभिन्न धारणाएं व्याप्त थी। तो उन विभिन्न धारणाओं का उसने खंडन किया और खंडन करने के पश्चात उसने अपनी नई धारणाएं प्रस्तुत की हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नवीन बौद्धिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली विगत कई दशक में प्रकाशित संभवतः अन्य पुस्तकों की अपेक्षा यह जो पुस्तक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक को पूरे यूरोपीय जगत में, या हम यह कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसी पुस्तक से राज्य और शासन संबंधी विभिन्न सिद्धांत लिए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो लास्की की ये जो पुस्तक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व में यह प्रमुख स्थान रखती हैं। लास्की के राज्य संबंधी विचारों पर विभिन्न विचारकों का प्रभाव है, जैसे लिंड से लास्की के विचारों पर विभिन्न बहुलवादी विचारकों का प्रभाव है, जैसे कि लिंड से हैं, बारकर हैं, ये सब बहुलवादी विचारक हैं। लिंड से हैं, बारकर हैं, ग्राहम वलास हैं और GDH कोल हैं, GDH कोल हैं और विलियम जेम्स हैं। ये सब क्या हैं? बहुलवादी विचारक हैं। तो लास्की के चिंतन पे बहुलवादी विचारकों का प्रभाव है। इसलिए लास्की राज्य और समाज में विभेद स्थापित करते हुए राज्य की तुलना में समाज को महत्व दिया है। उसने किसको महत्व दिया है? समाज को महत्व दिया है। राज्य और समाज की तुलना करता है और राज्य और समाज की तुलना करते समय वह समाज की सत्ता को सर्वोच्च माना है। समाज को सर्वोच्च मानता है। तो लास्की राज्य और समाज के बीच विभेद स्थापित करता है और विभेद स्थापित करते हुए वह समाज को सर्वोच्च मानता है। लास्की राज्य को सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, प्रभुता संपन्न न मानते हुए वह परिवार, चर्च, समुदाय, विश्वविद्यालय, मजदूर संघ इत्यादि को राज्य की तरह ही एक संघ मानता है। राज्य की तरह से ही एक संघ मानता है कि जिस तरह से राज्य है वैसे परिवार भी है, चर्च भी है, समुदाय भी है और मजदूर संघ भी है। तो चूंकि लास्की के पूर्व ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकत्ववादी धारणा का प्रतिपादन किया था। ऑस्टिन ने राज्य को सर्वोच्च माना था, राज्य को अनियंत्रित माना था, अमर्यादित माना था और अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति रखने वाला संगठन माना था, जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है या दूसरी शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। राज्य क्या है? एक सर्वोच्च है और संप्रभु निकाय है जिस पर अन्य किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। तो यह जो राज्य होता है यही शक्तियों का मूल स्रोत होता है और इसी के आदेश जो होते हैं, इसी के आदेश कानून होते हैं। जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है, संप्रभु जो भी कहे वही कानून है। तो लास्की ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करता है। राज्य के संबंध में ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करता है और उसने कई आधारों पर इसकी आलोचना की है। जैसे कि लास्की ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना पहला ऐतिहासिक आधार पर करता है। वह कहता है कि इतिहास में ऐसा कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है कि
राज्य में एक ही व्यक्ति का वर्चस्व रहा हो या एक ही व्यक्ति सर्वोच्च रहा हो। उसका कहना है कि इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जिससे यह प्रमाणित होता है कि राज्य को अपने आंतरिक समूहों की शक्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। राज्य को अपने आंतरिक समूहों के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। केवल राज्य शक्तिशाली नहीं है, बल्कि राज्य में जितने भी संगठन हैं, जितने भी समुदाय हैं, सब कहीं न कहीं शक्तिशाली है, सब कहीं न कहीं संप्रभुता का अस्तित्व रखते हैं। संप्रभुता का अस्तित्व सबके पास है। जैसे कि वह ब्रिटिश संसद का उदाहरण देता है कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है। ब्रिटिश संसद जो है यह संप्रभु है। ब्रिटिश संसद यह एक संप्रभु निकाय है, यह कुछ भी कर सकती है। जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन ब्रिटिश संसद संप्रभु निकाय होते हुए भी उसके ऊपर ब्रिटिश संसद एक संप्रभु निकाय होते हुए भी उसके ऊपर विभिन्न संगठनों का दबाव है, विभिन्न समुदायों का दबाव है, और उन समुदायों के हित में कानून बनाना पड़ता है। ब्रिटिश संसद कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि विभिन्न समुदाय जो होते हैं वह ब्रिटिश संसद के ऊपर दबाव डालते हैं और ब्रिटिश संसद उन समुदायों के हित में कानून बनाती है। लास्की संप्रभुता की ऑस्टिन के संप्रभुता का नैतिक आधारों पर भी आलोचना करता है। वह कहता है कि नैतिक रूप से भी ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत गलत है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत गलत है। वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसको बिना किसी नैतिक औचित्य का आधार बताए आज्ञा पालन करवाना गलत है। यानी कि किसी भी आदेश का केवल आंख बंद करके आज्ञा पालन नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उस आदेशों का नैतिक औचित्य भी बतलाना चाहिए। और यह यदि ऐसा किया जाता है कि व्यक्ति को आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है बिना उस आदेश के नैतिक औचित्य को समझाए, तो इससे व्यक्ति का नैतिक विकास कुंठित होता है। और यहाँ लास्की ने व्यक्ति की अंतरात्मा को महत्व दिया है। वह कहता है कि राज की आज्ञा पालन तभी वैध होती है जब व्यक्ति की अंतरात्मा आज्ञा पालन करने के लिए सहमत होती है। वह कहता है कि राज की आज्ञा का पालन तभी तक वैध होती है जब व्यक्ति की अंतरात्मा ऐसा करने के लिए कहती है या ऐसा करने के लिए सहमत होती है। तो लास्की के अनुसार व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य क्या है? अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। जबकि ऑस्टिन की संप्रभुता जो होती है, ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत जो होता है, वह व्यक्ति को क्या बना देती है? एक साधन बना देती है, राज्य को साध्य बना देती है। साधन किसको बना देती है? व्यक्ति को साधन बना देती है कि व्यक्ति राज्य के विकास के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने विकास के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए कुछ भी कर सकता है। तो व्यक्ति को एक साधन बना देती है। और यह स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है कि व्यक्ति को केवल एक साधन माना जाए, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान न किया जाए, व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान न किया जाए, व्यक्ति केवल राज्य के लिए कार्य करता रहे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होती है? व्यक्ति का विकास कुंठित हो जाता है, व्यक्ति का विकास बाधित हो जाता है। राज्य जो होता है व्यक्ति के विकास का एक, जबकि लास्की कहता है कि राज्य व्यक्ति के विकास का एक साधन है। लास्की क्या कहता है कि राज्य साधन है, राज्य क्या है? साधन है, और व्यक्ति जो है साध्य है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य साधन है। राज्य को चाहिए कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे ताकि वह अपना विकास कर सकता हो। तो लास्की कहता है कि मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूं। लास्की कहता है कि मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूं, इसी के आदेशों का पालन करता हूं जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। तो इस तरह से लास्की ने ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना नैतिक आधारों पर भी किया है। अब लास्की ऑस्टिन के संप्रभुता की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय आधार पर भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर भी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करता है। वह कहता है, जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, जबकि लास्की का मत है कि कानून केवल संप्रभु की आज्ञा नहीं है,
लास्की क्या कहता है कि कानून केवल संप्रभु की आज्ञा नहीं है, बल्कि उसका पालन परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा निर्मित होता है। केवल संप्रभु जो कुछ कह दे वही कानून नहीं होता है, बल्कि जो परंपराएं समाज में जो परंपराएं कार्य करती हैं, जो प्रथाएं कार्य करती हैं, जो रीति रिवाज कार्य करते हैं, इन रीति रिवाजों से प्रभावित होकर कानूनों का निर्माण होता है और उसका पालन जो होता है, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन स्वयं उपयोगिता के आधार पर होता है। लास्की कहता है कि कानून का प्रभाव अन्य देशों के नागरिकों पर भी पड़ता है। जैसे कि यह एक देश है, यह इस देश का जो संप्रभु शासक है वह इस देश के लिए कानून बनाता है, लेकिन कानून का प्रभाव केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पड़ोसी राष्ट्रों पर भी बल्कि इसके पड़ोसी राष्ट्रों पर भी यह कानून जो होता है प्रभावित करता है। पड़ोसी राष्ट्रों के या अंतर्राष्ट्रीय जगत के विभिन्न नागरिकों को यह कानून प्रभावित करता है। जैसे हमारा भारत का कानून है, तो यह भारत का कानून भारतीयों के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ जो भी व्यक्ति भारत में आता है रहने के लिए या विचरण करने के लिए, उन पर भी वही कानून लागू होता है। तो यही लास्की कहता है कि ये जो कानून होता है सार्वभौम जगत को प्रभावित करता है, और इसलिए किसी भी राष्ट्र को कानून का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय हितों के अनुरूप करना चाहिए। इस तरह से लास्की ऑस्टिन के संप्रभुता पर परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा देता है, यानी कि परंपराओं की सीमा लगा देता है और अंतर्राष्ट्रीयता की सीमा लगा देता है। तो लास्की संप्रभुता के एकत्ववादी धारणा के आधार पर, एकत्ववादी धारणा के स्थान पर वह बहुलवादी धारणा का प्रतिपादन करता है। बहुलवादी धारणा का प्रतिपादन करता है। वह कहता है कि वर्तमान समय में समाज या व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य अकेला नहीं कर सकता है। राज्य केवल अकेला ऐसा संगठन नहीं है कि जो व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, बल्कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न समुदायों के द्वारा होती है, विभिन्न संघों के द्वारा होती है। जैसे आर्थिक संघ होते हैं, राजनीतिक संघ होते हैं, व्यापारिक संघ होते हैं, धार्मिक संघ होते हैं, विभिन्न संगठन राज्य में होते हैं। इन विभिन्न संगठनों के द्वारा या विभिन्न संघों के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति अपनी विशेष हितों की पूर्ति इन समुदायों के द्वारा करते हैं। तो इसलिए लास्की कहता है कि आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। अतः लास्की कहता है कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए राज्य की सत्ता भी संघात्मक होना चाहिए। राज्य की सत्ता क्या होनी चाहिए? संघात्मक होना चाहिए। जैसे कि यह राज्य है, तो यह राज्य केवल अकेला ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न संघ हैं, समुदाय हैं, समूह हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो कुछ शक्तियां जो होती हैं इन संघों के पास भी होती हैं। केवल राज्य के पास ही शक्तियां नहीं होती हैं, इन संघों में शक्तियां बटी होती है। संप्रभुता विभिन्न संघों में, विभिन्न समुदायों में बटी होती है। तो इस तरह से लास्की बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। वह विभिन्न समुदायों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहता था। लास्की का कहना था कि सत्ता के केंद्रों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, यानी सत्ता केवल एक केंद्र में निहित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए स्थानीय और व्यावसायिक जितने भी समूह होते हैं, जितने भी संघ होते हैं, उनको शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। परंतु लास्की की धारणा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि लास्की जब अपना अध्यापन शुरू किया तो वह कभी मार्क्सवादी से प्रेरित हो जाता है, कभी फांसीवाद से प्रेरित हो जाता है, कभी साम्यवाद से प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से लास्की की धारणा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि उसने अपनी पुस्तक स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी, स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी, और इसकी एक और पुस्तक है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। ये दो पुस्तक है, एक स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी और दूसरी है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। में उसने बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है और राज्य को अन्य समुदायों के समान बताया है। वहीं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में
उसने लास्की ने यह कहा है, वहीं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लास्की ने यह कहा है कि राज्य एवं अन्य ऐच्छिक समुदायों के स्वरूप में आधारभूत अंतर है। यानी कि राज्य में और जितने समुदाय हैं, राज्य के अंतर्गत जितने समुदाय हैं उसमें कुछ अंतर हैं, आधारभूत अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि राज्यों के पास जो होती है बाध्यकारी शक्ति होती है। पहला अंतर क्या है कि राज्यों के पास बाध्यकारी शक्ति होती है, इसकी शक्ति बाध्यकारी होती है, यानी कि राज्य के आदेशों का पालन करना ही पड़ता है। लेकिन जो विभिन्न समुदाय होते हैं, विभिन्न संघ होते हैं, इनकी शक्ति बाध्यकारी नहीं होती है, इनकी शक्ति बाध्यकारी नहीं होती है, इनके आदेशों का पालन हम नहीं करते हैं। हमारे स्वैच्छिक हमारे स्वयं इनके आदेशों का पालन स्वैच्छिक होता है। जैसे कि कोई धार्मिक संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, कोई आदेश दे देता है तो हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बाध्यकारी नहीं है। और उसके कानूनों का उल्लंघन यदि हम न करें तो हमें दंड भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होती है, जबकि समुदाय और संघों के पास बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। दूसरा अंतर वह कहता है कि दूसरा अंतर वह कहता है कि विभिन्न समुदायों की और संघों की जो सदस्यता होती है वह ऐच्छिक होती है। वह क्या होती है? ऐच्छिक होती है, जबकि राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। हम विभिन्न संघों की, विभिन्न समुदायों की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। जैसे धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन जैसे धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, व्यवसायिक संगठन है, मजदूर संघ है इत्यादि जितने भी संघ होते हैं उनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। हम जब चाहे तब ले सकते हैं, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। लेकिन जो राज्य होता है, राज्य की सदस्यता जो होती है वह अनिवार्य होती है। हम एक बार राज्य का सदस्य बन जाते हैं तो बने रहते हैं आजीवन, जब तक हम मरते नहीं हैं या जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक राज्य का सदस्य रहते हैं और राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। हम राज्य की सदस्यता को त्याग नहीं सकते हैं, जबकि समूहों की या संघों की सदस्यता को त्याग सकते हैं। तो इन दोनों आधारों पर लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में राज्य और समुदाय में अंतर किया है। और इन दोनों आधारों से, लास्की के इन दोनों आधारों से यह प्रमाणित होता है कि राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च है। राज्य अन्य समुदायों से सर्वोच्च समुदाय हैं और राज्य को अन्य समुदायों को नियंत्रण में रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में राज्य को सर्वोच्च मानता है। फिर उसने किसको सर्वोच्च मान दिया है? राज्य को सर्वोच्च मान दिया है। तो इस तरह से उसके विचारों में अंतर होता है, विरोधाभासी विचार वह देता है। कभी वह कोई विचार देता है, फिर उस विचारों में संशोधन करता है, फिर वह दूसरा विचार देता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लास्की के राज्य एवं संप्रभुता संबंधी विचार बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्की के अधिकार संबंधी विचार बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।